जो अब आप बहनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है। और आपको लड़ाई करनी है सामने से कीजिए। आप मेरी बहन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हर बात में प्रेसिडेंट बनने के लिए? उसके ऊपर एलिगेशंस लगवाते हैं, उसके ऊपर FIRs लगवाते हैं। जिसने माला जी की सेवा की आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, इन्होंने अपने घर में एक रात भी माला जी को रखा है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें ज़बरदस्ती माला जी से वो पढ़वाया जा रहा है, तो वो किसने पढ़ने को दिया? आप साफ दिख रहा है कि माला जी उसको ज़बरदस्ती वो लेटर को पढ़ रही हैं। इस तरीके से माला जी से ज़बरदस्ती वो बयान दिलवा लिया, अंकित लाभ को मिसलीड करके बयान दिलवा लिया। इस तरीके से पार्टियां नहीं चलती हैं। पार्टी क्या, घर का बड़ा जो। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद थैंक साहब। विलक्षण जी, जब से माला जी की दुखद मृत्यु हुई है उसके बाद पहली बार है ये आप मीडिया के सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कारण रहे, इतना कुछ हो गया और आप मीडिया के सामने नहीं आए? देखिए, बेसिकली डेथ को कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते थे, ये पारिवारिक इशू था। मैं नहीं चाहता था कि डेथ के ऊपर कोई पॉलिटिक्स हो, इसलिए जो मैंने बिल्कुल भी इस बारे में कोई मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। एक दुखद घटना हमारे साथ हुई, डेथ किसी भी परिवार में हो सकती है, वैसे हमारे साथ भी हुआ, तो इसलिए कोई पॉलिटिकल रंग मैंने देने की यही कोशिश की कि किसी भी तरीके से इसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए और ये पॉलिटिकल इशू ना बने। अब जिस तरह से अंकित लव जो माला जी के बेटे हैं, भीम सिंह जी के बेटे हैं, उनके द्वारा जो अंतिम संस्कार किया गया और अब वो मीडिया के माध्यम से काफ़ी सारे आरोप जो हैं वो आप पे भी लगा रहे हैं, मृगनयनी जी पे भी लगा रहे हैं और आप पे तो ये भी आरोप है कि आपने उनकी जायदाद जो है वो बेच दी है, कहीं पे कब्ज़ा कर लिया है। क्या कुछ है पूरा? देखिए, इसमें मैं जो पॉइंट वाइज जो एलिगेशंस उन्होंने लगाई हैं, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अंकित लव को फैक्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अंकित लव को फैक्ट्स जाने बिना, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, खास करके जिसकी कोई स्टैंडिंग है सोसाइटी में, आपको फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए। जब मीडिया वाले भी उसको प्रोपेगेट करते हैं तो फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए या क्रॉस चेक करना चाहिए उस व्यक्ति से जिसके ऊपर एलिगेशंस लग रही हैं। अब मैं आपको एलिगेशंस बताऊँगा। अंकित लव कहते हैं कि विलक्षण सिंह फ्रॉडस्टर हैं, तो कोई एक बंदा खड़ा करके दिखा दें जिसके जो कह सके कि विलक्षण सिंह ने फ्रॉड किया है। आप देखें, JK बैंक अगर RTI के दायरे में आया है तो वो मेरी कंप्लेंट के ऊपर JK बैंक जो है RTI के दायरे में आया। उसके बाद जो आपकी JNK कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये जो RTI के दायरे में आई, ये मेरी कंप्लेंट्स के ऊपर थी। जो आपका श्राइन बोर्ड था, श्राइन बोर्ड ने एक टाइम पे ये कह दिया कि क्योंकि गवर्नर हमारे चेयरमैन हैं, हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। फिर श्राइन बोर्ड को भी फिर से मैंने RTI के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कराया। तो बड़े सारे सोशल काम जो हमने किए हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के किए हैं। तो इस तरीके से कोई एक व्यक्ति भी, मेरे 20 साल का जो कैरियर है एज एन एडवोकेट, कोई एक सिंगल क्लाइंट या सिंगल कोई व्यक्ति कह सके कि मैंने उसके साथ फ्रॉड किया है, तो वो भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब वो क्या कहते हैं, फ्रॉड क्या किया कि उनको कहते हैं मेरे बाप के नाम की प्रॉपर्टी जो है इन्होंने चेंज करके अपने नाम पे। मैं अंकित लाभ को ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर आप अपने बाप की नाम की प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं दिखा दें सिद्रा में है और जो मैंने बेची है, मैं आपको जितनी बाकी अपनी प्रॉपर्टी है सारी आपके नाम पे फ्री गिफ्ट कर दूंगा। किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाने से पहले आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या उन्होंने चेक किया कि उनके बाप के नाम पे, जो हमारे ताया जी हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी के नाम पे, क्या कोई प्रॉपर्टी थी सिद्रा में जो मेरे नाम पे म्यूटेट हुई? और दूसरी, अगर ऐसा था तो फिर आप FIR क्यों नहीं लगाने गए? अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था कि आपके फादर साहब के पास प्रोफेसर भीमजीत सिंह जी के नाम पे इधर प्रॉपर्टी थी जिसको किसी ने चेंज कर लिया, तो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने कब जो है डेथ हुए, अब 1 साल हो गया, तो आप कहाँ सोए हुए थे तब से? और ये नॉलेज आपको कब से हुई? फिर माला जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर ये बात थी तो माला जी ने ये मुद्दा उठाती, क्योंकि वारिस तो माला जी भी थी। माला जी ने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया। अब अंकित लव को एक मोहरे की तरह यूज़ किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो ये जान चुके हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का उनको लो नहीं करता प्रेसिडेंट बनना। अब वो एक ब्रिटिश सिटीजन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अंकित लव ब्रिटिश सिटीजन है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन अंकित लव को मोहरा बना के यूज़ किया जा रहा है। अब आप देखेंगे अंकित लव ने माफ़ी मांगी। क्यों माफ़ी मांगी? क्योंकि उन्होंने अंडे और जो पत्थर फेंके थे इंडियन एम्बेसी पे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में। तो एक व्यक्ति जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में शामिल होता है, वो डिसाइड करेगा कि रियल प्रेसिडेंट कौन है पैंथर्स पार्टी का और फेक प्रेसिडेंट कौन है पैंथर्स पार्टी का। वो कहते हैं कि विलक्षण फेक प्रेसिडेंट है। भाई, फेक प्रेसिडेंट क्या होता है? अब मैं आपको बताऊंगा। अंकित लव ने जम्मू में आने से पहले एक प्रेस मीडिया में एक नोट रिलीज़ किया कि विलक्षण सिंह प्रेसिडेंट है, वो मेरी मदर की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पाए, वो उनको घर नहीं दे पाए, वो प्रॉपरली उनकी केयर नहीं कर पाए, इसलिए रिज़ाइन करें।
ठीक है। तो आज वो कहते हैं रियल प्रेसिडेंट कौन है, हर्षदेव जी। आज वो क्यों नहीं कहते कि हर्षदेव जी रिज़ाइन करें, आज वो कहते हैं कि हर्षदेव जी बहुत अच्छे हैं। अगर विलक्षण सिंह प्रेसिडेंट है तो वो उनकी माँ की मौत का जिम्मेवार है। अगर हर्षदेव सिंह प्रेसिडेंट है तो उसको कोई सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करनी है, उसको कोई मकान लेके नहीं देना है। तो साजिश को आप समझिए। आप पहले ही देखिए डिविएशन जो हो रही है, पैंथर्स पार्टी को एंटी इंडिया हैंड्स में ले जाने की डिविएशन है। मैंने पहले भी ये कहा था कि आप पहले पैंथर पार्टी को किसके साथ जोड़ना चाहते थे, जो ऑटोनॉमी मांगते हैं, जो सेल्फ रूल मांगते हैं। आज आप किसके साथ पैंथर्स पार्टी को जोड़ना चाह रहे हैं, किसके थ्रू कहलवाना चाह रहे हैं कि मैं पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, जो कहता है कि J&K इज़ अ सॉवरन स्टेट एंड आई एम द महाराजा ऑफ J&K। एक केस है साउथवर्क जो क्राउन कोर्ट है इंग्लैंड की, उसमें इनके ऊपर केस चल रहा है जिसमें अंकित लव ने ये कहा है कि आई एम द महाराजा ऑफ J&K और J&K इज़ अ सॉवरन स्टेट, और उसमें एक इंक्वायरी पेंडिंग है। और जो मैंने अभी अभी इंग्लैंड से पता किया है, अगले साल 24 मई में इनका प्री ट्रायल होगा और जून 2024 में इनका ट्रायल स्टार्ट होगा। जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रायल लगभग 3 दिन के लिए चलेगा। तो जब ये ट्रायल चलेगा, अब इन्होंने कन्फेशन खुद दे दी है, जब माफ़ी मांगी, पत्थर मांगने की, अंडे मारने की, इन्होंने माफ़ी मांग ली। और जम्मू का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रोफेसर भीम सिंह के ख़ानदान से कोई महाराजा नहीं था, ना ही कभी महाराजा हुआ है। तो वो जवाब सीधा सीधा यही आएगा कि J&K के महाराजा वो नहीं है। लेकिन इशू ये है कि जो व्यक्ति कहता है कि J&K इज़ अ सॉवरन स्टेट, यानी कि J&K इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, वो इंडिया को J&K को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, तो क्या ऐसे व्यक्ति को ये डिसाइड करने का हम ये राइट देंगे कि वो हमारी J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है? तो उनको कोई भी इख्तियार नहीं है। उनकी माताजी का देहांत हुआ है, हमें बहुत बेहद अफसोस है, लेकिन अफसोस तब भी होता है जब 1 साल उनके पिताजी का देहांत हुआ, तो 1 साल तक वो कहाँ थे? आज जब हर्षदेव जी के पास वो नहीं पहुंचे थे, तब तक वो मर्डर के एलिगेशंस नहीं करते थे। आज वो कर रहे हैं। आज ही उनका एक उन्होंने एक मोदी जी के नाम चिट्ठी लिखी है, जो मेल से मुझे भी मिली। उसमें वो लिखते हैं कि बीजेपी वालों ने पैसे देके मेरी माँ का मर्डर करवाया। अब वो कौन से बीजेपी वाले हैं जो पैसे देके माला जी का मर्डर करवाएंगे? अब वो इतना बुखला चुके हैं। अब उनको पूरी चिट्ठी अगर मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, जो मोदी जी को चिट्ठी ले 3-4 जगह उन्होंने ऐसा लिखा है कि बीजेपी वालों ने मिलकर मेरी माँ को असैसिनेट करवा दिया। तो अब ये कोई बिलीव करेगा जम्मू में कि बीजेपी वाले माला जी को असैसिनेट करवाएंगे? तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है बीजेपी वालों को कि माला जी को असैसिनेट करेंगे? उस पूरी चिट्ठी में वो कहीं इल्ज़ाम नहीं लगाते कि मुझे किसी पे शक है, किसी रिलेटिव पे शक है। उस पूरी चिट्ठी में उन्होंने जो सारा का सारा जो ओनस है वो बीजेपी वालों पे शिफ्ट कर दिया कि बीजेपी वाले मेरी मदर का मर्डर करवा गए। तो इस तरीके का जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, जो एंटी इंडिया स्टैंड लेता है। फिर वो उन्होंने एक कहा जी मेरी एक प्रॉपर्टी है वो राजेंद्र बाज़ार में, वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर ताले लगा दिए गए। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जब पैंथर्स पार्टी बनी थी तभी से 2 राजेंद्र बाज़ार जो पैंथर्स पार्टी का स्टेट ऑफिस है, पहले प्रोफेसर भीम सिंह जी उधर से पार्टी चलाते थे, आज भी पैंथर्स पार्टी उधर से चल रही है। वो किसी की ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही भीम सिंह जी की है, वो किराए पे प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जो है कस्टोडियन डिपार्टमेंट की है, जिसको भीम सिंह जी को अलाट किया गया था फॉर पार्टी पर्पसेस। तो उसके बाद पार्टी का ही, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो उसका जो पोजीशन है मेरे पास रहा। अब जो सीडो प्रेसिडेंट हैं, वो सीडो प्रेसिडेंट चाहते हैं कि किसी तरीके से पार्टी का हेड ऑफिस उनके हाथ में आ जाए, तो वो अंकित लव को यूज़ कर रहे हैं। क्या अंकित लव को वो मिलेगा जो ब्रिटिश सिटीजन है? क्या कस्टोडियन डिपार्टमेंट उनको किराए पे देगा? और वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो, 2 करोड़ की हो, जो ज़ीरो वैल्यू हो, उसका मालिक कौन है? उसका मालिक कस्टोडियन डिपार्टमेंट है। उसका मालिक ना ही प्रोफेसर भीम सिंह थे, ना ही जयमाला थी, ना ही कोई और उसका मालिक बन सकता है। उसको किराएदार थी पैंथर्स पार्टी, प्रोफेसर भीम सिंह जी किराएदार थे, वो किराएदार ही रह सकते हैं। किराएदार से ऊपर का स्टेटस किसी का उस पर नहीं है। फिर उन्होंने एक एलिगेशन लगा दी जी, मेरे फादर की हट को उन्होंने आग लगा दी। तो ये प्रोफेसर भीम सिंह जी है, इधर जो लगी एलिगेशन, क्या प्रोफेसर भीम सिंह ने कभी एलिगेशन लगाई कि मेरी हट को विलक्षण सिंह ने आग लगा दी? अगर प्रोफेसर भीम सिंह के जीते जी कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है, तो ये कहाँ से आज इनके पास आ गया कि मेरी हट को आग लगा दी? ये एलिगेशन बनती थी अगर प्रोफेसर भीम सिंह की डेथ के बाद कोई हादसा होता, तो वो कहते जी इस डेट को, आप वो डेट बताएं किस डेट को आग लगी, किसने इनको इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि ये तो लंदन में रहे, इनको तो ये नहीं पता इनकी माँ कहाँ रह रही है। वो कहते हैं कि मृगनयनी के घर में सिर्फ 1 महीना रही, बाकी रिश्तेदारों के घर में रही। तो मुझे ये बता दे कि रिश्तेदारों से एक लिस्ट ले लो, नाम लिखो, आप मीडिया पे चढ़ाओ कि ये नाम है इसके घर इतने दिन रही, ये नाम है इसके घर इतने दिन रही। आप एक बार साबित करके तो दिखाओ। जब दिल्ली में प्रोफेसर भीम सिंह जी की रेफरेंस थी सुप्रीम कोर्ट के, जब भी कोई सीनियर एडवोकेट्स की डेथ होती है तो रेफरेंस उनकी रिस्पेक्ट में की जाती है। तो उनको दिल्ली लेके जाने वाले कौन थे? मृगनयनी और मैं उनके साथ गए, उनको दिल्ली लेके गए। ये फ़र्ज़ किसका था? ये फ़र्ज़ था अंकित लव का
कि वो अपनी मदर को लेकर रेफरेंस में शामिल होता। लेकिन ये ना हो कि प्रोफेसर भीम सिंह के पीछे जाने वाला कोई ना हो, बेइज्जती ना हो कि उधर कोई पहुंचा ही नहीं। हम लोग सारे परिवार वाले, मैं, मेरी सिस्टर छोटी उपासना मृगनयनी, माला जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए ताकि ऐसा ना लगे कि भीम सिंह के पीछे कोई नहीं है। जब जम्मू हाई कोर्ट में, J&K हाई कोर्ट में जम्मू में रेफरेंस थी प्रोफेसर भीम सिंह जी की, तो माला जी को कौन लेके गया उधर? माला जी मेरे साथ गई J&K हाई कोर्ट में जब रेफरेंस थी। तो जब जब माला जी को जरूरत थी हम माला जी के साथ खड़े थे। तो अंकित लव तब कहाँ थे? तो आज ये कहते हैं कि आज इनका मर्डर हो गया। तो पहले आप बताइए, जब आप किसी के ऊपर इतना संगीन जुल्म लगाते हैं, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। जब आप हमने बता दिया, आपके कज़न ने देख लिया कि जो वीडियो में वो साफ वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रही, फिर उन्होंने मोबाइल छोड़ा, फिर उन्होंने उठा लिया, लेकिन जब सीढ़ी पे आगे गिरी तो उनका बैलेंस ख़राब हुआ और वो गिर गई। ये तो रिकॉर्डेड है। अगर रिकॉर्डेड नहीं होता तो फिर क्या होता? ये जो सारी साजिश हो रही है, ये क्यों हो रही है? किसी तरीके से इंडायरेक्ट प्रेशर डालने की कि ये इलेक्शन प्रेसिडेंटशिप छोड़ दे, क्योंकि मृगनयनी मेरी रियल सिस्टर है। अगर मेरी रियल सिस्टर ना होती, किसी हर्षदेव की रियल सिस्टर होती या किसी थर्ड पर्सन की रियल सिस्टर होती, तो ऐसा तमाशा क्रिएट नहीं होना था। ये सारा जो एलिगेशंस हैं, सारी एलिगेशंस प्रेसिडेंटशिप को लेके हैं, जो कि आप स्टैंड देखिए ना। जब थोड़े दिन पहले ये मुझे कह रहे हैं आप प्रेसिडेंट हैं और आप रिज़ाइन कीजिए, आपने मेरी माँ के लिए सिक्योरिटी नहीं दी और घर नहीं दिया, सिंगल स्टोरी मकान नहीं दिया। मुझे मैसेज करके लिखते हैं आपने मेरी मदर को सिंगल स्टोरी मकान क्यों नहीं दिया? मैंने कहा ये आपकी जिम्मेवारी थी कि आपने अपनी मदर के लिए सिंगल स्टोरी दी। हमारी तो ताई थी, हमारे फ़र्ज जो है सेकेंडरी है। आपकी मदर है, आपको इंश्योर करना है कि मेरी मदर अगर रह रही है तो सिंगल स्टोरी में रह रही है, डबल स्टोरी में रह रही है, ये फ़र्ज़ आपका है। ये पार्टी प्रेसिडेंट का फ़र्ज़ नहीं होता, ये बेटे का फ़र्ज़ है। आप बेटे का फ़र्ज़ निभाने में आप बिल्कुल फेल हो गए और आके आप एलिगेशंस लगाना शुरू हो जाते हैं, वो भी झूठी। उसके बाद इन्होंने ये भी एलिगेशन लगाई कि बीजेपी वालों के साथ 20 करोड़ की डील हो गई जी, पैंथर्स पार्टी बेच रही हैं। क्यों ये एलिगेशन लगी? क्योंकि ये नोशन देना चाहते हैं लोगों को कि ये प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी को बेचने के लिए बने हैं, ना कि पैंथर्स पार्टी को चलाने के लिए, ताकि जो लोग पैंथर्स पार्टी को खतियाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती से पैंथर पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लोग उनके हक में हो सके। अब मुझे ये बताइए, इनको पता चला बीजेपी के साथ डील है, मुझे उस बीजेपी के लीडर का नाम बताइए जिस लीडर ने 20 करोड़ की ऑफ़र दी। क्योंकि ये 2 साइडेड अफेयर है ना, सिंगल साइडेड अफेयर तो नहीं है। मैं खुद से डिसाइड तो नहीं कर सकता कि 20 करोड़ में मैं बेच रहा हूँ। 20 करोड़ किसी के साथ अमाउंट तय हुई ना, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ये कहा कि ये फ़लाना फ़लाना लीडर बीजेपी का आया। तो ये जो एलिगेशंस, वेग एलिगेशंस हैं, कौन सा बीजेपी का लीडर आएगा और 20 करोड़ आपको देगा और कहेगा पार्टी बेच दो? तो फिर तो ये भी कहा जा सकता है जो एनसी के साथ चल रहे थे वो एनसी को बेचना चाहते हैं। तो ये जो एलिगेशंस हैं बिल्कुल वियर्ड एलिगेशंस हैं, फॉल्स एलिगेशन है। और इसीलिए क्योंकि मीडिया ने जब इसको किया तो मीडिया ने जब ये चढ़ाई ये एलिगेशंस, तो उन्होंने जितना भी डिफेमेटरी पार्ट था सारा निकाल के आगे रखा। आपको पता है फेसबुक के ऊपर वीडियो जो है शुरू में लोग कुछ सेकंड के लिए देखते हैं, तो मीडिया का भी इसमें गलत रोल था कि उन्होंने जो आशीष शायद नाम है या कुछ नाम है उनका, जेके चैनल के जो भी हैं, उनके ऊपर भी हमने जो है एफआईआर जो कंप्लेंट की है साइबर सेल में। और क्योंकि ये ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन क्राइम है, ऑनलाइन साइबर डिफेमेशन इसको कहते हैं, साइबर डिफेमेशन है, इसलिए साइबर सेल में कंप्लेंट अंकित लव के खिलाफ भी की गई है। और जो मीडिया ने स्पेशली वो डिफेमेटरी पार्ट उठा के आगे डाला और विदाउट किसी ऐसे कि हम इसको एंडोर्स नहीं करते, ऐसा कुछ भी मीडिया की तरफ से नहीं था कि हम इसको एंडोर्स नहीं करते हैं, ये अंकित लव की स्टेटमेंट्स हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट्स भी मीडिया द्वारा नहीं दी गई, या मीडिया ने मेरे से ये कंफर्म करने की कोशिश नहीं की ये एलिगेशंस हैं तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है। जब आपने बिना विरासती चेक किए और स्पेशली डिफेमेटरी पार्ट को उठा के आपने आगे डाल दिया, तो आप भी जो हैं उसमें पूरे क्रिमिनल हैं। साथ साथ में वो लोग जिन्होंने इसको शेयर किया, पर्टिकुलर जो इन फैक्ट्स को जानते थे कि ये फैक्ट झूठे हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनका भी नाम उस जो कंप्लेंट में दिए गए हैं, उनकी आईडीज़, उनके यूआरएल जो उन्होंने शेयर किया है, उनका लिंक जो है बाकायदा उस कंप्लेंट में दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिफेमेशन जब किसी की कोई करता है, अगर आप उसको रीपब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं, और आप उतने ही लाइबल हैं उसके लिए, उस चीज़ के लिए, जितना कि मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है। जिस बंदे ने डिफेमेशन की है, अगर आप उसका वीडियो शेयर करते हैं, आप भी क्रिमिनली उतने ही लाइबल हो जाते हैं जितने कि वो व्यक्ति लाइबल है जिसने क्रिमिनल डिफेमेशन की है। तो क्योंकि कई लोग अनजाने में करते हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास खिलाफ तो हमें जा नहीं सकते, लेकिन जो पर्टिकुलर वो लोग जो जानते थे ये फैक्ट हैं और जो इस साजिश में शामिल थे, हमने उस कंप्लेंट में ये भी लिखा है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि अंकित लव के पीछे कौन है। क्योंकि अंकित लव ने जितना भी कहा, उसने कहा मुझे सुनाया, मुझे सुनाया, मुझे सुनाया, वो सुनाने वाला व्यक्ति कौन है?
वो सुनाने वाला व्यक्ति का चेहरा बाहर आना चाहिए। और जो सुनाने वाले व्यक्ति हैं, मेरे हिसाब से तो उन्होंने शेयर ही नहीं किया। उन्होंने अपने जो छोटे मोटे करिंदे हैं उनसे शेयर करवा दिया, लेकिन उनको पता था सब झूठ है, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं किया। वो पोस्टें डिलीट करने वाले लीडर जो हैं वो भूल जाएं कि आज आप पोस्ट डालेंगे डिलीट कर देंगे तो बच जाएंगे। अभी आप पोस्टें डिलीट कर रहे हैं फेसबुक से, अभी आप थोड़ी देर में पोस्ट डिलीट करेंगे। अपनी जो आप प्रेसिडेंट की पोस्ट लिखते हैं ना, वो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्द से जल्द आपके ऊपर लीगल कार्रवाई ली जाएगी गलत प्रेसिडेंट की पोस्ट लिखने के लिए। तो आप जितने भी लोग हैं, मैं एक फिर से ये मैसेज देना चाहता हूँ, अंकित लव के द्वारा लगाई गई एलिगेशन सरासर फ्रॉड है और ओपन चैलेंज है अंकित लव को। अगर उन एलिगेशंस को वो साबित करता है तो मेरी जितनी ज़मीन अपनी है वो मैं अंकित लव के नाम कर दूंगा, उसको एलिगेशन साबित करनी पड़ेगी। अगर अभी भी ये जो है विड्रा हो सकती है कंप्लेंट, अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो मैं क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ। अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो ये मैं कंप्लेंट विड्रा भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने बड़ी ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस जो लगाई हैं मेरे। लक्ष्मण जी, ये तो बात रही प्रॉपर्टी की। जो सवाल उन्होंने आप पे उठाए थे उसके जवाब आपने दे दिए, और जो उन्होंने एलिगेशंस आप पे लगाए, आपने कंप्लेंट जो है साइबर सेल के द्वारा की है। लेकिन जो कह रहे हैं कि माला जी की मृत्यु नहीं हुई है, मेरे को शक है कि उनका मर्डर हुआ है। आप कह रहे हैं कि वो वीडियो रिकॉर्डेड है, सीसीटीवी कैमराज में जो है सारा रिकॉर्ड है। मृगनयनी जी ने भी ये कहा कि वो सारा रिकॉर्ड है। तो क्यों नहीं आप पब्लिकली आ जाते हैं, क्यों नहीं वो वीडियो आप दिखा देते हैं, ताकि लोगों में ये भ्रम ना हो कि उनका मर्डर हुआ है, अगर आपके पास है कुछ वीडियो दिखाने लायक। देखिए वीडियो जो है, क्योंकि अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई, 174 सीआरपीसी की कार्रवाई होती है, वो वीडियो तो पुलिस लेगी, वीडियो तो पुलिस ने लेना ही है। अब इन्होंने क्या कहा, जब इन्होंने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद क्या कहते हैं कि आपने कुछ खिला जहर दे दिया। अब जहर अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो क्या 24 घंटे जो हॉस्पिटल में रहेगा डॉक्टर्स को पता नहीं चलेगा इसको जहर है? वो तो सीधा सीधा जहर निकलेगा ना। अगर आपने जहर दिया होता तो बॉडी में चेंजेस आती हैं, और 24 घंटे माला जी ने काटे हैं, उनके लीवर टेस्ट हुए हैं, उनके जो ब्लड टेस्ट हुए हैं, सारे टेस्ट हुए, तो उसमें जहर आना था। अब आप थ्योरीज क्यों बदलते जा रहे हैं इस तरीके से? और जब आप सीरियस एलिगेशन मर्डर की लगा रहे हैं, जिसमें आप जो व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लग जाए तो ऑलमोस्ट उसकी जीवन जो है जेल के अंदर निकल जाता है। अगर बरी भी हो जाए तो भी आपका जीवन निकल जाए। इतनी सीरियस एलिगेशन पे आपको कोई सबूत नहीं। आप लंदन में बैठे कैसे देख रहे हैं कि कोई जहर दे रहा है? वो आई विटनेस कहाँ है जो कह रहे हैं कि कोई जहर दिया है, उनको कोई जहरीला पदार्थ दे दिया, वो गिर गई? तो जब स्कल फटा है, डॉक्टर्स ने साफ लिखा है स्कल फटा है, सीढ़ियों पे गिरते हुए सबने देखा है। तो जब अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, क्यों रिवील नहीं करते क्या पोस्टमार्टम में आया? अब आपकी पोस्टमार्टम जो हुई थी जब उनका 10th डे था तब पोस्टमार्टम हुआ था, अब तो 15-16 दिन हो रहे हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी चाहिए थी बार भाई, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया, ये एलिगेशंस है। तो आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आप क्यों नहीं आ रहे मीडिया में? पहले तो आप पोस्टें डाल देते हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी लिखो कि पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया या आया। अगर आया तो आप लाओ कि ये आया, तो आप FIR करवाओ। जब नहीं आया तो माफ़ी मांगो, क्योंकि पोस्टमार्टम में हमें कोई इतराज़ ही नहीं था, हमें तो पता था कुछ नहीं आना। जब वो गिरी हैं, उनके CT स्कैन हुआ है, उनकी जो स्कल को डॉक्टर्स ने देखा है, उनकी चेस्ट का स्कैन हुआ है, जब ये सब कुछ हो चुका और डॉक्टर्स के हाथ में वो 24 घंटे रही हैं, तो फिर उसमें फिशी होने का क्या था? अगर किसी ने मारना है तो क्या वो जिंदा लेके जाएगा कि बच जाएगा तो हमारे खिलाफ बयान देगा? तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी को मारेगा तो मरने का इंतज़ार करेगा, मरने के बाद अस्पताल में ब्लड डेथ डिक्लेयर करवाएगा। अगर किसी की मारने की साजिश होगी, गलती से भी वो उसको अस्पताल तो पहुंचाएगा नहीं। तो वो एक वीडियो में ये भी कह रहे हैं, मुझे कह रहे थे ये मर जाएंगी तो क्या होगा? तो डॉक्टर्स ने जैसे कहा था, जब थोड़ी देर इलाज चला, CT स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर्स ने कहा अगर इनको इमीडिएटली ICU नहीं मिला तो इनकी डेथ कभी भी हो सकती है, ये कभी भी कोलैप्स कर सकती है। उसके बाद जो हमने बड़ी कोशिश की, कोशिशों के बाद उनको आधे पौने घंटे में ICU मिल गया, जिस वजह से वो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़े। अदरवाइज़ अगर ICU उस वक्त नहीं मिलता तो उनकी डेथ रात को ही हो जानी थी। तो ये हमारी कोशिश थी कि वो सर्वाइव कर जाएं। आपको पता है हॉस्पिटल्स में ICU लेना आज की डेट में कितना मुश्किल काम है। तो ICU अगर किसी ने मारने की साजिश होती, वो ICU में बचाने की कोशिश क्यों करता? हम सीधे कह सकते थे कोई फ़ोन नहीं किया, किसी को फ़ोन नहीं करना, और ICU मिलता ही नहीं और उसी वक्त डेथ हो जाती है। हमारा ये था कि वो सर्वाइव कर जाएं, किसी तरीके से बच जाएं, ताकि वो अपने बेटे को भी मिल सके, या जो भी वो करना चाहती थी अपनी लाइफ में वो कर सकें। तो ये सारे काम हमने सर्वाइवल के लिए कोशिश की। नहीं तो ICU के लिए क्या करना था, सिर्फ ये नहीं, फ़ोन ही नहीं करना था। तो जो CMO के पास कभी दीदी दौड़ी, कभी मैं दौड़ा, कभी जो हमारे जीजा जी थे वो दौड़े। तो जिन लोगों ने सब मेहनत करके जो ICU उनको दिलाया, तभी वो कुछ घंटे 24 घंटे से ऊपर जो ना हॉस्पिटल में काटे। तो साफ क्लियर है कि ये जो है हमारी इंटेंशन जो थी उनको
को बचाने की थी। अदरवाइज़ कोई किसी ने भी अगर दीदी ने मारना ही होता तो दीदी घर में पड़े रहने देते। जब वो डेड हो जाती, हॉस्पिटल में जाती, ब्राड डेड उतराना, गिरे और मर गए। तो ये इंटेंशन, और जिस व्यक्ति ने, जिस लेडी ने आपकी माँ को अपने घर में संभाल के रखा, आपकी माँ को 3 टाइम खाना दिया, कपड़े दिए, जब आप लंदन में बैठ के एंजॉय कर रहे थे तब वो मृगनयनी सेवा कर रही थी आपकी माँ की। तो सेवा का सिला क्या है? सेवा का सिला ये है कि आप मर्डर का एलिगेशन लगाते हैं। आपने बाबा भारती की कहानी सुनी होगी, वो घोड़ा लेके एक चोर उनसे भाग गया, तो उन्होंने चोर से क्या कहा कि ये जो है किसी को मत बताना कि तूने धोखे से लिया है, क्योंकि उससे लिफ्ट मांगी, बैठे और धोखे से घोड़ा ले गया। उन्होंने कहा किसी को मत बताना। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि आगे से कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो आज कोई क्या किसी रिलेटिव को अपने घर में पनाह देगा? अगर किसी की माँ मरती होगी वो मरती रहेगी। आज हमारे घर में कोई रिलेटिव आएगा और कहेगा इसको रख लो अपने घर में, इसका बच्चा नहीं है, क्या हम रख पाएंगे? क्योंकि जिसके जो जहाँ रहेगा वहाँ डेथ भी हो सकती है। तो कल को कौन इतना रिस्क लेगा कि ये व्यक्ति अगर मर गया, जिसकी आज हम सेवा कर रहे हैं, मर गया, इसके बच्चे जिन्होंने उनको जीते जी पूछा नहीं, कोई सेवा नहीं की, और बाद में आके क्या कहेंगे जी मर्डर कर दिया। तो इस तरीके से जो मानवता का भी कत्ल है, ये एलिगेशन जो आप लगा रहे हैं मानवता का कत्ल है। एक बहन के साथ आपकी बहुत बड़ी गद्दारी है उस बहन का, जिसका आपको एहसानमंद रहना चाहिए कि उस बहन ने आपकी माँ को तब संभाला जब कोई उसको संभाल नहीं रहा था। जब जिस घर में वो गई, उनके जो व्हाट्सएप पे मैसेज है, वो कभी किसी को कह रही है मुझे थोड़ा चक्कर लगवा लो बाहर, अपने घर में ले चलो, आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता। जो बड़े बड़े आज अंकित लाव का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, पूछिए उनके घर में माला जी कितने दिन रही हैं, कितने दिन उन्होंने माला को रखा, क्या एक रात भी माला जी को अपने घर में कटाई है? आप एक रात माला जी को नहीं कटा सके। दीदी पूरी जो है ऑलमोस्ट जो आप कह लो 6-7 महीने लगातार, और उसके पहले भी माला जी उनके घर में रहती रही। तो जो साल लगभग माला जी ने काटा तो हमारे बीच में ही काटा। मैं हो गया, छोटी सिस्टर हो गई, बड़ी सिस्टर, इनके बीच में काटा। तो ये जो पूरा साल काटा है, तो आप उसके एहसानमंद होने के बजाय एक लेडी और जो आपकी बहन है उसके ऊपर आप लगवाते हैं। और साजिशें देखिए कि क्या एक झूठी एफआईआर भी आपने देखी होगी कि झूठी एफआईआर भी लग रही है कोई रफ़ीक शाह के नाम पे। अब उसका हैंड राइटिंग जब टेस्ट होगा जब कोर्ट में, तो फिर पता चलेगा साजिश करता उसका कौन है। उसका हैंड राइटिंग, वो सोचते हैं कि हैंड राइटिंग नहीं पहचानते। आपके हाथ के लिखे हुए 100 डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी पड़े हैं। जब हम इकट्ठे कोर्ट केस करते हैं तो डॉक्यूमेंट तो आते हैं हैंड रिटन, तो आपका हैंड राइटिंग मैं नहीं पहचानता, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब वो हैंड राइटिंग का टेस्ट जब हम करवाएंगे ना, फिर निकल के आएगा इसके रफ़ीक शाह की एप्लीकेशन जो लगी है, कंप्लेंट जो लगी है, इसके पीछे का असली साजिश करता कौन है। एक बार उस कंप्लेंट को चलने दो, फिर मैं बताऊंगा साजिश करता कौन है और कौन जाता है जेल के अंदर, ये सारा आप देखेंगे। विलक्षण जी, ये तो रही माला जी, भीम सिंह जी और अंकित लव की बात। अगर हम पार्टी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट हैं, अपने जो अंकित लव हैं वो कह रहे हैं कि रियल प्रेसिडेंट जो हैं वो हर्षदेव जी हैं। एक समय था जब भीम सिंह जी अनीता ठाकुर के पास हुआ करती थी और हुआ करते थे, और भीम सिंह जी की मृत्यु हुई जब उनकी डेड बॉडी गांधीनगर ऑफिस में लाई गई। मृगनयनी जी वहाँ पे थी, उन्होंने बड़े ज़ोरों शोर से कहा था कि पोस्टमार्टम जो है वो होना चाहिए। आपकी अगर बात करेंगे, आपने भी हर्षदेव जी का बहुत ज़्यादा साथ दिया। जब वो आम आदमी पार्टी में गए, वहाँ से फिर वापस आए, आप ही थे जिन्होंने उनको ज्वाइन करवाया। इतना साथ होने के बावजूद तो आज ये खिचड़ी क्यों बन रही है? आज ऐसा क्या हो गया? क्या ये जो प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी है इसका लालच है, या आपको ये लगता है कि आपसे बेहतर पैंथर पार्टी को नहीं कोई चला सकता है, या हर्षदेव में वो काबिलियत नहीं है कि वो चला सकते हैं? क्या पूरा है, क्या माजरा क्या है? देखिए, जब हर्षदेव जी को वापस लाया गया था तो ये सोच के ही लाया गया था कि उनकी काबिलियत है। ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि उनकी काबिलियत नहीं है। जो सच है वो सच होना चाहिए सीधी। लेकिन काबिलियत, अगर आप पार्टी की आइडियोलॉजी से डिफ़र करना शुरू कर जाएं, आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जीतने के लिए आप पार्टी की आइडियोलॉजी को छोड़ दें। जब सीधी बात थी, पार्टी की आइडियोलॉजी हर्षदेव जी ने तय की थी। जब भीम सिंह जी ने एनसी फारूक अब्दुल्ला के साथ चाय पी थी, तो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या कहती थी उस वक्त? आप कहते थे एक्सपेल कर दो, जो एनसी के साथ बैठेगा हम उसको एक्सपेल करेंगे। किया भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक्सपेल भी किया। अगर पार्टी की आइडियोलॉजी भीम सिंह के टाइम ये थी, तो हर्षदेव जी के टाइम पार्टी की आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो गई? सियासत तो यही है ना सर, बदलते रहते हैं। देखिए, सियासत आइडियोलॉजी वही, वो पार्टी ख़त्म हो जाती है जिसकी आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाती है। आप एक टाइम पे देखेंगे बीजेपी के कुछ भी वजूद नहीं था, कोई एमपी नहीं थे, 13 दिन भी गवर्नमेंट रही, 13 महीने भी गवर्नमेंट रही। आइडियोलॉजी पे जब आप कायम रहे, उनकी जो भी आइडियोलॉजी ठीक थी गलत थी उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी एक थी। एक आइडियोलॉजी पर चले तो पार्टी आगे चली।
पैंथर्स पार्टी जो है जब एक आइडियोलॉजी नहीं रखेगी, आज हम कहेंगे कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी के लिए पैंथर्स पार्टी आवाज़ उठाएगी और शेयरिंग करेंगे उनके साथ जिन्होंने जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी की। पुंछ रजौरी बनिहाल जो इलाका था आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है, जिन लोगों ने उन इलाकों को पिछड़ा छोड़ दिया। इवन कश्मीर में भी अगर आप देखें, कश्मीर के लोग भी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, पर्टिकुलर जो कह रहे परिवार कह लो जिनको बेनिफिट मिला है, आम नागरिक उधर भी सफ़र कर रहा है, जिन्होंने कश्मीर की ये दुर्दशा बना दी कि टूरिज़्म से हम टेररिज्म पे पहुंच गए। ऐसी पार्टीज़ को जब आप सपोर्ट करेंगे तो पैंथर्स पार्टी कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी। लेकिन उस दिन जब आप वहाँ पे स्पीच दे रहे थे तब तो आपने एतराज़ जताया नहीं। देखिए, जब हमारे साथ बात हुई थी सिर्फ 2 बातों पे एग्रीमेंट हुआ था, वो आज भी अपोजिशन के साथ हम चलने को तैयार हैं, सिर्फ 2 बातों पे, एक स्टेटहुड, दूसरा अर्ली इलेक्शंस। इन 2 बातों के अलावा किसी भी तरीके से कोई भी समझौता किसी अपोजिशन पार्टी के साथ पैंथर्स पार्टी का नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉमन काज है। सभी चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए, क्योंकि उससे जनता का नुकसान हो रहा है। यूटी में आपके जो देख रहे हैं पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, आज ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट रन कर रही है। गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो हैं वो रूल करते हैं, लेकिन आज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल नहीं है। किसी भी मंच पे अगर कोई भी ये आवाज़ उठाता है कि स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए और असेंबली इलेक्शन जल्दी होनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। इन 2 मुद्दों के अलावा हमारा कोई भी जो एंटी जो जम्मू पार्टीज़ हैं, जिन्होंने जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी की है, जिन्होंने 90% नौकरियां कश्मीर में दे दी। अगर आप मेरा भाषण भी उधर सुनेंगे, मैंने फ़ारूक अब्दुल्ला के सामने बोला था कि 90% जो नौकरियां हैं वो कश्मीर को दी गई। उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पैंथर्स पार्टी बनी है। जब मैंने उनके सामने बोला था महाराजा हरि सिंह जी का झंडा, डेथ के ऊपर झंडा नहीं झुकाया गया था, तो प्रोफेसर भीम सिंह ने वो झंडा उठाया था। जो बातें हमारी पैंथर्स पार्टी ने की है, जो पैंथर्स पार्टी की आइडियोलॉजी है, उस भाषण में आप सुन सकते हैं। उधर रमन बल्ला जी बैठे थे, उधर फ़ारूक अब्दुल्ला जी बैठे थे। मैंने जो अपनी बात थी उनके मुंह पे कही थी, कहीं से हमने दबी कुछ ही बात नहीं की थी उस मंच के ऊपर भी, कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की है वो या कांग्रेस ने की है या एनसी ने की है, क्योंकि 70 साल जो राज जेएंडके में किया है इन 2 पार्टीज़ ने किया है। तो इसलिए जो उधर भी हमने बिल्कुल क्लियर था। लेकिन जब आप एक मंच पे आप एक समझौता करते हैं तो उसके बाद उससे आगे तो नहीं जा सकते ना। अब आप कहेंगे मैं तारीफ़ ही शुरू कर दूंगा कि एनसी वाले जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं उनको वाजपेयी जी लेके जाते थे, वो बहुत अच्छे लीडर हैं। तो आप अपनी आइडियोलॉजी से अलग जा रहे हैं। आप जब पार्टी की आइडियोलॉजी को छोड़ेंगे पार्टी डूब जाएगी। जब आप ये देखेंगे कि चिनैनी में मेरी सीट जीतनी चाहिए, बाकी चाहे पूरी पार्टी डूब जाए, तब जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। और जो हमने ये भी सोचा था कि आम आदमी पार्टी में गए हैं, उधर से कुछ ना कुछ टीम स्पिरिट सीख के आएंगे, लोगों को साथ में चलना सीख के आएंगे। हमारा तो ये भी एम्बिशन था कि कल को जो है बलवंत जी भी वापस आते, हर्ष जी वापस आते, कुंडल साहब हमारे गए हैं वो वापस आते, फ़कीर नाथ जी हैं वो वापस आते, ये पूरी टीम इकट्ठी होती। लेकिन ये जो हर्षदेव जी का एटीट्यूड है, ईगो है, जुको ज़बरदस्ती से काम करवाने वाला, ये झुकने वाला काम इधर नहीं चलेगा। जो खून आपकी रगों में है वही खून हमारी रगों में भी है। ये भूल जाइए कि आप झुका लेंगे, झुका के आप राजनीति करना चाहते हैं तो झुका के आप राजनीति कभी नहीं कर पाएंगे। ये आपको ओपन चैलेंज है और आप पैंथर्स पार्टी में नहीं हैं और ना ही कभी पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट बन पाएंगे। आपके लिए अल्टरनेटिव यही है, अभी से कोई दूसरी पार्टी देख लीजिए या अपनी पार्टी बना लीजिए। पैंथर्स पार्टी आपको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। एक समय तक जब आप लोग अनीता ठाकुर के एंटी थे, अपने जो पीके गंजू जी हैं उनके, हकीकत जी हैं उनके एंटी थे, उनकी एक अपनी लॉबी थी, आपकी एक अपनी लॉबी थी, आप सब हर्ष जी को लेकर के चल रहे थे। अब वो लोग भी आपको छोड़कर चले गए हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होटल प्रीमियर में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप एक मंच पे आए सारे, लेकिन अब वो लोग भी आपको छोड़ के चले गए हैं। अब अकेले पड़ रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल अकेले पढ़ने की बात नहीं है। जिसमें देखिए मेजॉरिटी की बात है, मेजॉरिटी तब भी हमारे साथ ही, मेजॉरिटी वर्किंग कमेटी की आज भी हमारे साथ है और प्रेसिडेंट के पास वाइड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो अकेले पढ़ने की तो किसी भी तरीके से कोई बात नहीं है। जो हमारे लोग हमारे साथ बाकी के डटे हुए हैं उनमें क्या चीज़ आई, मेरे बहुत दुख की बात होती है। एक साइड से वो 9 महीने कहते रहे कि हम भीम सिंह जी की आइडियोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं, हम भीम सिंह जी की आइडेंटिटी को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो इस ऐन मौके पर जब भीम सिंह जी की आइडेंटिटी को बचाने का था, भीम सिंह जी की आइडियोलॉजी को बचाने का समय था, उस वक्त आप भागे, तो ये ठीक नहीं है। पर मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि जहाँ भी वो जाएँ वो ठीक काम करें और जो प्रोफेसर भीम सिंह जी की सोच थी उससे कहीं भी कंप्रोमाइज़ ना करें। लेकिन पैंथर्स पार्टी में उनके जाने से अगर कहीं कमज़ोरी लगती है तो वो किसी तरीके की कोई कमज़ोरी नहीं है। जहाँ तक हर्ष जी का सवाल है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफ़िल नहीं करते हैं प्रेसिडेंट बनने का। वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब आप क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो आप प्रेसिडेंट कहाँ से बनेंगे। हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उधर भी उनकी जो है वो नहीं चलेगी।
अभी हम समय दे रहे हैं कि जो समय आपके पास है, आप दूसरी पार्टी देखना चाहते हैं देख लीजिए, बाद में साइकिल आप घर घर पहुंचाएंगे और वोट सारे हमारे पास आएंगे। आप साइकिल पहुंचाइए जितना घर घर पहुंचाना है, वोट जो है हमें ही मिलेगा, पैंथर्स पार्टी को मिलेगा, चुनाव निशान आपको बदलना पड़ेगा। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हर्षदेव जी डिज़र्व करते हैं पैंथर पार्टी को लीड करना, दूसरी तरफ आप उनको वार्न भी कर रहे हैं कि आप कोई और पार्टी ढूंढ लीजिए। और अगर यही बात कोई बाहर का व्यक्ति करता तो भी था, आप एक तरह से ब्लड रिलेशन में ही सारे आते हैं, फिर भी आज आप एक दूसरे के लिए मतलब इतने आरोप प्रति आरोप या इस तरह की बातें। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि पैंथर्स पार्टी को लीड करने के लिए वो अच्छे कैंडिडेट हैं। उनकी चेयरमैनशिप में हम 4 एमएलए से 0 एमएलए पे आए हैं, तो मेरा सदा से ये मानना रहा है ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन बट ही इज़ नॉट ए गुड कैप्टन। वो बैट्समैन जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो सेंचुरी मार सकते हैं, डबल सेंचुरी मार सकते हैं, लेकिन अगर जीतना है टीम आपको चाहिए, टीम स्पिरिट चाहिए। जब सचिन तेंदुलकर को लगा, वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं, जब उनको लगा कि मैं कैप्टनसी नहीं कर सकता हूँ, मैं सारे लोगों को नहीं चला सकता हूँ साथ में, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी, धोनी जी को कैप्टन बनाया। तो धोनी सचिन से बड़े बैट्समैन नहीं थे, लेकिन धोनी जी ने टीम जो है पूरी चलाई। कैप्टनसी होना, एक टीम स्पिरिट होना, सब लोगों को साथ में चलने के लिए बातें सुननी पड़ती हैं। आपने देखा वो मीडिया की बात नहीं सुन पाते तो लोगों की बात क्या सुनेंगे। अगर वो अच्छे कैप्टन साबित नहीं हो पाए, चेयरमैनशिप में उनकी हम लूज़ किए, डाउन गए, हम कोई राइज तो नहीं किया ना, कोई लोग बड़े तो नहीं, लोग कम ही हुए ना उनकी। तो उनको ये समझना चाहिए अगर वो अच्छे बैट्समैन हैं तो वो बैट्समैन अच्छी करें, वो अपनी क्रीज पे डटे रहें, अपनी सेंचुरी बनाएं, डबल सेंचुरी बनाएं। अगर आपसे टीम नहीं चलती, लोग नहीं जुड़ते, आप लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप किसी दूसरे को वो जिम्मेवारी दें ना कि लोगों की बात आप सुनिए, लोगों के साथ आप डील कीजिए। वो मुझे जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कंसंट्रेट करने दीजिए और आप बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मेरी मदद चाहिए वहाँ मेरी मदद लीजिए। टीम स्पिरिट है। आप अकेले जो है, अकेले आपने देखा सचिन तेंदुलकर जब अकेले थे तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। जब सबने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा किया, किसी ने 1 रन का किया, जो भी किया, जब टीम ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया तब जो है इंडिया वर्ल्ड कप जीती। तो इस तरीके से जब भी कोई पार्टी बढ़ती है किसी सिंगल नेता के साथ नहीं बढ़ती। वाजपेयी जी देखिए, वाजपेयी जब थे तो वाजपेयी कितने बड़े लीडर थे, लेकिन सिंगल हैंडेडली वो पार्टी को नहीं बढ़ा पाए। लेकिन आज मोदी जी को देख लीजिए, तो आज उनकी 300 प्लस सीट्स हैं। तो जब आप टीम को जोड़ना पड़ता है, आपको टीम को साथ लेके, सिर्फ आप एक अच्छे नेता हैं, एक काबिल नेता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो टीम स्पिरिट भी आपके अंदर आ गई, आप एक अच्छे हेड भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे कैप्टन आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि हर्षदेव जी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, सेंचुरी बना सकते हैं, डबल सेंचुरी बना सकते हैं, लेकिन टीम स्पिरिट उनके अंदर नहीं है, कैप्टनसी करने की भावना उनके अंदर नहीं है। वो किसी, अगर आप उनको ग्रीवेंस अपनी सुनाएंगे, वो ग्रीवेंस सुनने को तैयार नहीं है। तो जब आप ग्रीवेंस अपने वर्कर्स की नहीं सुनेंगे, वर्कर एंटी होता है। इस तरीके से ना जाने कितने वर्कर आज उनके एंटी हो गए क्योंकि उन्होंने ग्रीवेंस नहीं सुनी। जब आप घर की फैमिली के हेड हैं, आप बाप हैं, तो आपको बात भी सुननी पड़ेगी। बच्चा कई बार ज़ोर से बोलता है तो उसको हर बार थप्पड़ नहीं मार सकते। जब बच्चा जवान हो जाए तो आपको बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना है, आपको उसको समझाना है। आपको लीडर वो है जब एक गुस्से वाला व्यक्ति आपके पास आ जाए और शांत होकर वापस जाए, उसको लीडरशिप कहते हैं। इसको लीडरशिप नहीं कहते कि बंदा शांत होकर आए और गुस्सा होकर वापस चला जाए। ये गुण हर्षदेव सिंह जी में नहीं है। अगर ये वो गुण डेवलप कर लेते तो आज मैं कहता हूँ लीड करने के लिए भी उनसे बेहतर नहीं होता। अगर ये गुण उनके अंदर होते कि वो सुनने का जो है मादा रखते, अगर कोई उनको राइटली क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो उसका मादा रखते। आज चापलूस लोग उनके आगे पीछे इकट्ठे हो गए हैं, वही उनके डाउनफॉल का कारण है। वो जब गलत स्टेप भी हर्ष जी उठाएंगे तो वो चापलूस लोग बोलते हैं हर्ष जी बड़ा कमाल कर दिया, ये अब इससे बढ़िया स्टेप नहीं हो सकता। वही लोग हर्षदेव जी के पतन का कारण है। अगर हर्षदेव जी अपना दायरे से वो लोगों को बाहर निकाल दें जो उनको गलत गाइड कर रहे हैं, हो सकता है वो बेहतर टीम लीडर भी बन सकें, लेकिन फ़िलहाल वो अच्छे कैप्टन नहीं हैं। अच्छे बैट्समैन हैं, वो मैं मानता हूँ, जो सच है वो मानना भी चाहिए। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छे बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, अच्छे एमएलए बन सकते हैं, लेकिन वो पार्टी का हेड अच्छे नहीं बन सकते क्योंकि ग्रीवान सुनने की, किसी की शिकायत सुनने की उनमें क्षमता नहीं है। विलक्षण जी, अब आमना सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? कोर्ट में लड़ना पड़े वहाँ पे भी तैयार हैं? देखिए, आमना सामना तो बिल्कुल तैयार है। जब आप इतने गंदे वार पे उतर आए हैं कि मुझे प्रेसिडेंटशिप से हटाने के लिए पहले मेरी बहन पे रफ़ीक शाह एमएलसी से झूठी एफआईआर लगवाते हैं, फिर
अंकित लव का इस्तेमाल करके झूठी एलिगेशंस लगवाते हैं, तो इसके बाद आपको लगता है कि उनके साथ कोई समझौता किया जा सकता है? तो किसी भी आप जो गिरने पे आए हैं, अपना स्तर जो है मेंटेन रखना पड़ता है। जब हमारी और गंजू जी की भी लड़ाई थी, हम कोई इस स्तर पे नहीं गिरा, ना कोई हमने उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स लगाई, ना उन्होंने हमारे खिलाफ लगाई, ना मैंने उनके ऊपर कोई घटिया एलिगेशंस लगाई, ना उन्होंने मेरे ऊपर घटिया एलिगेशन। इससे क्या रहता है कि ये समझौते का एक चांस रहता है। जब आप अपना लेवल बिलो द बेल्ट हिट नहीं करते तो समझौते का चांस रहता है। जब आप बिलो द बेल्ट हिट करना शुरू करते हैं, उसके बाद कहेंगे समझौते का चांस, तो समझौते का चांस तो कहीं भी नहीं रहता। इसके लिए जब आप बहनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? अगर आपको लड़ाई करनी है, सामने से कीजिए। आप मेरी बहन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हर बात में प्रेसिडेंट बनने के लिए? उसके ऊपर एलिगेशंस लगवाते हैं, उसके ऊपर FIRs लगवाते हैं। जिसने माला जी की सेवा की, आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, इन्होंने अपने घर में एक रात भी माला जी को रखा है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें ज़बरदस्ती माला जी से वो पढ़वाया जा रहा है, तो वो किसने पढ़ने को दिया? आप साफ दिख रहा है कि माला जी उसको ज़बरदस्ती वो लेटर को पढ़ रही हैं। इस तरीके से माला जी से ज़बरदस्ती वो बयान दिलवा लिया, अंकित लव को मिसलीड करके बयान दिलवा लिया। इस तरीके से पार्टियां नहीं चलती हैं। पार्टी क्या, घर का बड़ा जो जब तक बड़े वाला कार्य नहीं करेगा, छोटों की उल्टा गलतियों को माफ़ करना पड़ता है। अगर आप बड़े हैं घर के, तो आपको छोटों की गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा, तभी आप घर के बड़े बन सकते हैं। अगर आप में माफ़ करने की क्षमता नहीं है, तो आप घर के बड़े नहीं बन सकते। तो जिस तरीके से जो आप कर रहे हैं कार्रवाई कि कभी बहन के खिलाफ FIR लगवाएंगे, तो कभी एलिगेशंस लगवाएंगे, इन एलिगेशन से हम डरने वाले नहीं हैं। मुकाबला डट के होगा, मुकाबला दमदार होगा, और आप तैयार रहिए मुकाबले के लिए। हम पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह जी। जिस तरह से ये आरोप प्रति आरोप का जो सिलसिला जो लगातार चल रहा है, और जिस तरह से अंकित लव की भी एक वीडियो जो है वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए, और वो पक्ष आपने देखा था, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि हम दूसरा पक्ष भी जो है वो आप तक पहुंचाएं। और हमारे ही कुलीग लोग हैं जिन्होंने वो स्टोरी चलाई थी, या हमारे जो दूसरे कोई साथी हैं, वो अगर कोई स्टोरी चलाते हैं, उसके बाद अगर हम किसी दूसरे पक्ष के पास जाते हैं उनकी बात रखने के लिए, और जिनके लिए ये बात कर रहे हैं, अगर वो भी हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात हमारे द्वारा रखना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी बात भी जो है आपके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।